नमस्ते ईशान जी, कैसे हैं आप? नमस्ते अभिषेक जी, मैं बढ़िया हूँ, जय श्री राम। आप कैसे हैं? बस बढ़िया, बढ़िया। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बंगाल की हालत तो बहुत खराब है अभी। जिस हिसाब से वहाँ पे हमारे समाज विशेष ने दंगे-फ़साद करे हैं और वो भी मार्किंग लगा-लगा कर घरों में आइडेंटिफ़िकेशन डाल रखा था कि इसी घर पे हमें बम फोड़ना है, इसी घर घर पे हमें हमला करना है। तो क्या कहना चाहते हैं आप इसके लिए कि ये जो वक़्फ़ के अगेंस्ट में इन्होंने दंगे-फ़साद करे हैं, ये कौन-सी मॉडस ऑफ ऑपरेंडी चल रही है भारत में? सर, मुझे लगता है जितनी बार भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, देश को तोड़ने वाली कोई ना कोई हरकत कर ही ले आते हैं। और ऐसी कोई हुँ। ना कोई घटना भारत में हो जाती है जब भी राहुल गांधी जाते हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें ये एनालिसिस किया गया था कि जब भी राहुल गांधी बाहर गए हैं, विदेश यात्रा पे गए हैं, उस टाइम पे भारत में कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर हुई है या उसके आस-पास ऐसी कोई ना कोई घटना ज़रूर हुई है जिससे देश का सौहार्द जो है उसे बिगाड़ने की कोशिश की गई है। जहाँ हुँ। तक बात है बंगाल में जो हुआ है, तो सबसे पहले तो सवाल उठाना चाहिए उन लोगों पे जिन्होंने ये इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ कराया, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट का कॉल दिया। बेसिकली एआईएमआईएम के जो लीडर हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए जिन्होंने ये प्रोवोकेशन जारी की कि आप लोग सब लोग प्रोटेस्ट करिए इसके अगेंस्ट। और तो जी। और सर, जो मैं हालात देख रहा हूँ तेलंगाना में, यहाँ पे एआईएमआईएम के हेड का सीधे मैसेज है सारी मस्जिदों में बैठने वाले इमामों को कि अपने यहाँ यूथ को मोबिलाइज किया जाए वक्फ अमेंडमेंट लॉ के अगेंस्ट। तो बहुत ही हुँ। ऑर्गेनाइज तरीके से कंट्री वाइड मैं कह सकता हूँ कि इन प्रोटेस्ट को कराया गया है। और ये जो चीज हुई है और खासकर बंगाल में जो चीज हुई है, वो एक तरह से मैसेजिंग है हिंदुओं के लिए कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में देखा गया है भाजपा शासित प्रदेशों में कि अगर रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है तो एक सरकार की तरफ से रिएक्शन देखने को मिलता है, सरकार की तरफ से एक हिंदुओं को प्रोटेक्शन मिलती है, जो देखा गया है। लेकिन वही चीज दिखाई गई है बंगाल में कि जब तक एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जब तक तुम्हारे ऊपर सरकार का हाथ है, जब तक योगी आदित्यनाथ का हाथ है, तब तक तो तुम सेफ हो। उसके बाद क्या? क्योंकि जहां सरकार में ममता बनर्जी जैसे लोग या इंडिया अलायंस जो अपने आप को कहती है पार्टियां, उन जैसे लोग आएंगे, वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए सिर्फ दो ही काम करेंगे, या तो हिंदुओं को बांटेंगे या तो हिंदुओं को काटेंगे। और इन दोनों ही सिनेरियो से, इन दोनों ही स्टेप से इनका वोट बैंक बहुत मजबूत होता है। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका ये जो भी सीन्स आए हैं वेस्ट बंगाल से, उनको देख के बहुत ही दिल दुखी हो जाता है। उन सारी चीजों को देखने के बाद आपका क्या विचार है इन सारी घटनाओं पे? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बंगाल आज जल रहा है, लेकिन इसकी नींव तभी पड़ गई थी जब ममता बनर्जी ने वहाँ पे सीएम की कुर्सी सँभाली थी। और जब अगर सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ही सबसे पहली नेता थी जिन्होंने पार्लियामेंट में लोकसभा अध्यक्ष के सामने पेपर फेंक दिए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे माइग्रेंट्स वेस्ट बंगाल में आ रहे थे। और उस समय उनकी राजनीति को ये बिल्कुल भी सही नहीं था कि कुछ मुस्लिम लोग वहाँ आए और वो कम्युनिस्ट को फेवर करें। तो कहीं न कहीं राजनीति तो है, और ये जो वक़्फ़ के अगेंस्ट में इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, इसे प्रोटेस्ट नहीं, सॉरी, दंगा बोलेंगे। ये दंगा दोनों, मतलब राजनीतिक भी था, और ये दंगा कहीं न कहीं हिंदू समाज को मैसेजिंग करने के लिए भी था। और इसमें सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ वेस्ट बंगाल के नेता या वेस्ट बंगाल या ममता बनर्जी ही चाहती थीं। ऐसा ये जो मैसेजिंग कराई गई है, ये सिर्फ़ ममता बनर्जी ने नहीं करवाई है, ये मैसेजिंग इंडिया अलायंस के लोगों ने करवाई है। ताकि भारत में ये मैसेज जा सके कि अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल इवन अगर कोर्ट से भी पारित हो जाता है, अगर उसे मोहर लग जाती है, तो यही मॉडल ये पूरे भारतवर्ष में लगाएँगे। तो ये जो स्थिति है ये भयानक है। हालाँकि यूपी में तो कुछ नहीं कर पाएँगे, और जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ-वहाँ पे इनको ये करना तो चाहते हैं, ऐसा नहीं है।
कि मैसेजिंग नहीं हो रही है। बहुत आप देख लो अभी शायद रामपुर के कोई विधायक हैं या सांसद हैं जिन्होंने बयानबाजी वो कर ही रहे, मुझे नाम नहीं याद है उनका। इसी तरह से आसाम से भी छोटे मोटे बयान आना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस मॉडल को ये पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब देखना है कि मोदी सरकार किस मुस्तैदी के साथ इसको टैकल करते हैं। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इस वेस्ट बंगाल दंगे में हुई वो ये थी, जो मुस्लिमों ने हिंदुओं के घरों को आइडेंटिफिकेशन लगा के जो नरसंहार करा है, इसका रिस्पांस आना बहुत जरूरी है बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से। और ये रिस्पांस डेफिनेटली वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में मिलेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी को एक एग्जाम्पल तो सेट करना ही पड़ेगा। तो खैर इसमें और क्या कहना चाहते हैं आपकी ये जो दंगे में मॉडल यूज किया उस पर भी अगर बात करना चाहे तो आपको क्या कहना है इसके ऊपर? सर, पहली बात तो मैं बीजेपी से बहुत नाराज हूं कि उनके सत्ता में रहते हुए केंद्र सरकार में ऐसी ऐसी चीजें हो जा रही हैं किसी भी स्टेट लेवल पे। ये बहुत बड़ा फेलियर मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार का है कि वेस्ट बंगाल में अगर हिंदू नरेंद्र मोदी के अंडर सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का पर्सनल फेलियर है। तब क्योंकि मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी संघ परिवार से आते हैं और संघ परिवार के क्या संस्कार होते हैं हिंदुओं के लिए और पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए संघ के क्या संस्कार होते हैं। और जब समाज में ऐसे असामाजिक तत्व इतने एक्टिव हो जाते हैं कि एक बेगुनाह, एक बेकसूर हिंदू को अपना घर छोड़ना पड़ जाए रातों रात, तो हमें एक क्वेश्चन करना चाहिए कि हमारे हिंदू संगठन आखिर क्या क्या कर रहे हैं। आज मैं एक सर एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी मुंबई की घटना है। मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक जैन समाज का मंदिर है 90 साल पुराना, जिसको कि बीएमसी जो है 90 साल कोर्ट कह जा रहे हैं बस। वो तोड़ने के लिए आई। हाँ, क्या सर? हाँ। 90 साल बोला जा रहा है बट वो 70 साल पुराना जैन मंदिर है। चलिए जी 90 साल पे इसको सेटल करते हैं। जी। तो हाँ, तो जैन समुदाय का जो मंदिर है 90 साल पुराना बताया जा रहा है, विले पार्ले में सिचुएटेड है। और जैन समाज जो है बहुत ही अपनी शांति प्रिय रवैये के लिए और अपनी भलमनसाहत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन वो जैन समाज भी आज मुंबई की सड़कों पे खड़ा है अपने मंदिर को बचाने के लिए। वही एकता अगर हम हिंदुओं से अपेक्षित करते हैं, अगर हिंदुओं से सोचते हैं कि हिंदू एकजुट होकर खड़े हो जाए, तो शायद हिंदुओं में एक लीडरशिप जो है वो मिसिंग है। हिंदू बहुत डिवाइडेड हैं। कई जगह पे ये माना जा सकता है कि बीजेपी की लीडरशिप हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी खुद एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पॉलिटिकल स्वार्थ हो सकते हैं कई जगहों पे। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को खुद में इतना सशक्त होना चाहिए कि हिंदू देश की पार्टीज को या देश की पॉलिसीज को गवर्न करे रेदर देन कोई उनके बिहाफ पे गवर्न करे। और ये मैं बीजेपी से थोड़ा यहाँ पे थोड़ा नाराज हूं, क्योंकि ये मैंने अपेक्षित नहीं किया था कि जब बंगाल में ऐसी चीजें हो रही हैं तो हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। हमें बहुत एक्टिव उसमें चाहिए कि तुरंत वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, तुरंत वहां पे आर्म फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो। जिस हिसाब से वहां का तंत्र पूरी तरह से हिल चुका है, उसे संभालने के लिए आज के टाइम पे हमें आर्म फोर्सेस की जरूरत है। इस तरह की तानाशाही जो कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में चल रही ममता बनर्जी की, वो अलाउड नहीं होना चाहिए अगर हम इंडिया को, भारत को एक डेमोक्रेसी समझते हैं। ये मेरा मानना है। और जैन समुदाय का मैंने जिक्र इसीलिए किया क्योंकि जैन समुदाय ने एक एग्जाम्पल पेश किया है कि कैसे वो एकजुट होके, शांति प्रिय तरीके से ही एकजुट होके वो अपनी बातों को मनवा सकते हैं। वही चीज हिंदुओं में देखने को नहीं मिलती है। हिंदू जो है या तो वो अपनी चीजों में बटा हुआ है या उसे जात के नाम पे बांटा जाता है। जब हिंदुओं के लिए आवाज उठाने की जरूरत होती है तो कहीं भी हिंदू एज अ टर्म हमें नहीं देखने को मिलता। हमें ब्राह्मण देखने को मिल जाएगा, ब्राह्मणों को अलग से गाली दे दी जाएगी, कायस्थों को अलग से गाली दे दी जाएगी, बनियाओं को कुछ कह दिया जाएगा, क्षत्रियों को कुछ कह दिया जाएगा। उस तरह से हम बटे रहेंगे। और ऐसा भी अगर होता है तो हमारा कोई रिएक्शन ऐसा नहीं आता है कि जो भी हमें कुछ कह रहा है उसकी रूह कांप जानी चाहिए। ऐसा कहने के बाद कोई भी भारत में कोई भी बुद्धिजीवी होगा आज के समय में, वो इस्लाम के बारे में या किसी और समुदाय के बारे में
उतनी कट्टरता से या उतनी कठोरता से कोई शब्द एक नहीं बोल सकता जितना वो हिंदू धर्म के ऊपर या हिंदुओं की जाति व्यवस्था के ऊपर या किसी भी हिंदू त्योहार के ऊपर, किसी भी हिंदू से रिलेटेड किसी भी एस्पेक्ट पे जितनी अग्रेसिवनेस के साथ लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, वैसा वो किसी और धर्म के साथ नहीं कर सकते। और ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हम सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, या हमारे कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है जो ये बता सके कि आप अगर हिंदुओं के बारे में चू तक कहेंगे तो आपको उसका कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। जी अभिषेक मुझे जी। दो दो चीजें बोलनी है। एक तो आप जो बीजेपी के का रिस्पांस जो वेस्ट बंगाल में रहा, उसमें थोड़ा सा अगर मैं राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो बीजेपी अगर इस पे फ्रंट फुट पे ये रिस्पांस करती, तो कहीं ना कहीं यही तो ये चाहते हैं कि ये जो दंगा हुआ या मुस्लिम समाज के ने जो 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 प्रताड़नाएं करी वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ, ये फैले। और अगर मैं, क्योंकि मैं सोशियो पॉलिटिकल चीज़ों को बहुत कोरिलेट करता हूँ या वॉर गेमिंग करता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ या दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि बीजेपी का ये रिस्पांस ना देना अपने आप में एक बहुत कैलकुलेटेड मूव था। क्योंकि अगर उनका रिस्पांस आता, फॉर एग्जांपल अगर सीआरपीएफ तो अभी खैर लग गई है, लेकिन अगर सीआरपीएफ को बहुत पहले लगा दिया जाता तो पूरा देश ये जो मुस्लिम समाज का जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाता। इससे हुआ क्या कि हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने भी इस पूरे जो ये पूरा जो कार्य किया है मुस्लिम समाज ने, इसके अगेंस्ट में बोलना शुरू किया। दूसरी चीज, अगर बीजेपी रिस्पांस नहीं देना, जब उन्होंने नहीं दिया, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो पूरा दंगा था ये वेस्ट बंगाल में ही रुक गया। तीसरी चीज, आज की डेट में जितना ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर है, और अब तो ये भी खबर आना शुरू हो चुकी है कि पुलिस की रिपोर्ट, वहां वेस्ट बंगाल की पुलिस की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि इसमें बांग्लादेशी मुसलमानों का हाथ है। भारत के मुसलमानों का, वेस्ट बंगाल के मुसलमानों का तो हाथ है ही है, साथ में बांग्लादेशी मुसलमानों का भी हाथ है। तीसरी चीज, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष जो ये कमेंट भी कर रहे थे कि इसमें बिहार के कुछ हिंदू लोग आए जो मुसलमान की भेष में आकर यहाँ पर दंगा फसाद करने की कोशिश करी थी, उसको भी वेस्ट बंगाल पुलिस ने दरकिनार कर दिया अपनी रिपोर्ट में। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं और हाईलाइट करूंगा कि बीजेपी आज की डेट में, बीजेपी को चारों तरफ से हमले मिल रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे वो इंडिया अलायंस की तरफ से हो, चाहे वो डीप स्टेट की तरफ से हो, तो हर तरफ से बीजेपी को घेरा जा रहा है। अगर बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, तो कहीं ना कहीं हम सबको ये समझना पड़ेगा कि वो भी राजनीति करने ही आए हैं। और ये तो हम सबको ही पता है कि अगर 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 राजनीति करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपको बॉस बनना पड़ता है, आपको इलेक्शन जीतना पड़ता है। तो ये जो वेस्ट बंगाल में करने दिया गया, उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि ये एक्सपोज हो, ममता बनर्जी का एक्सपोज होना बहुत जरूरी था, और जिसकी वजह से वो एक्सपोज हुई भी, और आज वो बैकफुट पे है। इसका असर आज से 1 साल के बाद जब अप्रैल मई में वेस्ट बंगाल के चुनाव होंगे, इसका असर होगा ईशान जी। और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, बशर्ते ये जो आज हुआ है वेस्ट बंगाल में, ये हिंदू समाज को भूलना नहीं चाहिए। हमें रिमाइंड कराना चाहिए, जब भी इलेक्शंस आएंगे हमें रिमाइंड कराना पड़ेगा लोगों को। और आशा करता हूं कि वेस्ट बंगाल के हिंदूज अब जागेंगे और वो ममता बनर्जी की जो सत्ता है इसको उखाड़ कर फेंकेंगे। दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि हिंदू डिवाइड, देखिए इसमें भी एक पॉलिटिकल एंगल है। आज आपने अभी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी बोहरा समाज के लोगों के साथ मिलना बैठना शुरू कर दिया, शिया मुस्लिम के साथ बैठना शुरू कर दिया है। तो ये एक्चुअली रिएक्शन है जो हिंदू समाज में अभी अभी जो चल रहा है कि इनमें डिवाइड करो, क्योंकि
क्योंकि जब राहुल गांधी ने इन्होंने ये मूव चला कि हिंदू समाज क्योंकि इकट्ठा है, अभी इनको इलेक्शन जीतने के लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हिंदू समाज में डिवाइड करना। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सपा के नेता से लेके साउथ में स्टालिन तक सब लोग हिंदू समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो कोई क्षत्रिय समाज को उकसा रहा है, कोई ब्राह्मण समाज को उकसा रहा है, कोई जैन समाज को उकसा रहा है, कोई नॉर्थ डिवाइड की बात कर रहा है। वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है ताकि जो हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दे रहा है इसमें फूट पड़े। ठीक है, इसी के रिस्पॉन्स में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि उन्होंने मुस्लिम समाज को तोड़ना शुरू किया। ये एक पॉलिटिकल मूव है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं आपको एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताना चाहूँ तो ये मेरा खुद का एनालिसिस है। क्या कहना है आपका इसके ऊपर, या अगर आप कुछ और बात रखना चाहते हैं तो? मेरा ये मानना है, जो आपने बात कही कि हिंदुओं को बांटने की जो कोशिश की जा रही है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, खासकर जो इंडिया अलायंस रूल्ड स्टेट्स है, वो बहुत ही ऑब्वियस ही चीज है सर। अगर मैं अभी एक रिसेंटली खबर देख रहा था कि तमिलनाडु की एक खबर थी। तमिलनाडु में एक तरफ लैंग्वेज का डिवाइड की बातें चल रही हैं कि हिंदू जो है, मतलब बेसिकली वहां पे लैंग्वेज डिवाइड की बातें चल रही हैं। तमिल और हिंदी के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट किया जा रहा है लोग, ताकि लैंग्वेज के नाम पे लड़ सके एक दूसरे से। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तमिलनाडु में इस वक्त पे एक गांव में 150 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वक्फ ने उनकी जमीन पे अपना मालिकाना हक दायर किया। जी। तो ये दिखाता है कि कैसे एक तरफ इन्हीं स्टेट्स में हिंदुओं को तो जात के नाम पे या लैंग्वेज के नाम पे बांटने की कोशिश की जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ ये प्रयास है कि कैसे अपने वोट बैंक को, जो उनका कोर वोट बैंक है, उसको सशक्त किया जा सके, उसे सिक्योर फील कराया जा सके, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जा सके, जो कि नॉर्मल लोगों को या नॉर्मल रेसिडेंट्स या सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको वो ना मिल सके। दूसरी बात, हिंदुओं को एक चीज अब ये रियलाइज कर लेनी चाहिए कि आज से 500 साल पहले हिंदुओं को हिंदू कुश से अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। आज से 400 साल पहले हिंदुओं को अफगानिस्तान से अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। 77 साल पहले हिंदुओं को पाकिस्तान से अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। 54 साल पहले हिंदुओं को बांग्लादेश में अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। और आज 35 साल बाद कश्मीर में ऐसा 35 साल पहले कश्मीर में भी ऐसा हालात हुए कि हिंदुओं को रातों रात अपने घर छोड़ के जाने पड़े, और आज वेस्ट बंगाल में फिर से एक बार वैसे ही हालात हैं। तो हिंदुओं को ये जान लेना चाहिए कि जब तक वो सशक्त नहीं होंगे और ग्राउंड लेवल पे, ये नहीं कि बीजेपी हमारी पार्टी है तो वहां सेंटर पे आ गई है तो हम सशक्त हो गए, नहीं। आप अपनी कम्युनिटी लेवल पे कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, कितने सशक्त हो, आप अपने जो गली मोहल्ले के आपके मंदिर है वहां पे कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, कम्युनिटी वाइज आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि मान लीजिए आपके मोहल्ले पे हमला कर दिया जाए, एक दिन एक इस्लामिक क्राउड आ जाए, किसी मस्जिद से अनाउंसमेंट हो और आपके मोहल्ले पे घेराव कर दिया जाए और मारा पीटी शुरू हो जाए या दंगे फसाद शुरू हो जाए, तब आप देश के प्रधानमंत्री को या प्रदेश के मुख्यमंत्री को या पुलिस के किसी अधिकारी को नहीं ढूंढते फिरोगे, पहले आप अपनी जान बचाओगे। और जान बचाने का सबसे सही तरीका है कि आप अटैक करो। उस अटैक के लिए हिंदुओं को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। जब तक हम तितर बितर हैं तो हम सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए भागते रहेंगे। जब हम ऑर्गेनाइज रहेंगे तो हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात तब जाके सोच पाएंगे, जब हम ऑर्गेनाइज रहेंगे। हमारे भी लोगों की जान जाएगी, लेकिन तब हम एक शहीद की मौत मारे जाएंगे, क्योंकि हम अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। सही कह रहे हैं। अटैक भले ना करें लेकिन रिस्पॉन्स तो करें जब अटैक आए। नहीं, अटैक के लिए भी सर आपको तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अटैक के लिए कोई अगर आपके ऊपर हाथ उठा रहा है, अभी थोड़े दिन पहले एक मुंबई से वीडियो आया था सर, जहां पे अभी मुझे लग रहा है कि जो हमारे राज ठाकरे साहब हैं वो अपनी पॉलिटिक्स रिवाइव करने के लिए थोड़ा सा फिर से हिंदी और मराठी का खेल रहे हैं खेल। तो एक लड़का था वहां पे जिसको कि एक मुस्लिम लोकेलिटी में किसी से उसने कहा कि मराठी में बोलो, और उसको घेर लिया गया।
और वहां उसको कान पकड़ के माफी मांगनी पड़े कि नहीं भाई मैंने इसको गलती से बोल दिया, मराठी में बोलो, नहीं हिंदी मेरे को आती है, हिंदी बोलूंगा। तो ये ऑर्गेनाइज तरीका दिखाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। मैं आज के टाइम पे समाज में, मैंने जैन समाज की पर बात की, मैंने मुस्लिम समाज का एक एग्जांपल दिया कि ऑर्गेनाइजेशन कितना जरूरी है। आज अगर छोटी मोटी चीजें हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, काफी चीजें हो रही हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड अगर हिंदू हो गया तो बहुत सी चीजें नहीं होंगी। फिर पॉलिटिकल पावर और इन सब चीजें, ये बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन एट अ कम्युनिटी लेवल, एट अ बहुत बेसिक लेवल पे हिंदुओं का ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। हम देशव्यापी और समाज व्यापी ऑर्गेनाइजेशन की बात तो करते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी लेवल पे अगर हमारा लोकल मंदिर कहीं पे है, वहां पे हमें एक दिन सोचना चाहिए कि हाँ, सैटरडे के दिन शाम को हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और मोहल्ले के जितने हिंदू परिवार हैं सब लोग को बुलाया जाएगा। किसी के घर से प्रसाद बन के आ गया, किसी के घर से कुछ नहीं भी आया, फल आ गया, अपनी क्षमता अनुसार किसी ने कुछ किया, इस तरह से एज अ कम्युनिटी हम लोग बिल्टअप होंगे। वो चीजें हमें करने की जरूरत है। नहीं, सही बोल रहे हैं। और आई थिंक जो हमारे समाज की सबसे बड़ी वीकनेस है वो यही है कि हम लोग कहीं, हमारे पास अब एक, जब पुराने जमाने में तो शायद मंदिर ही था जहाँ पे सब लोग इकट्ठा आते थे, एक दूसरे को जानते थे, कम्युनिटी के लोग मिलते थे, एक दूसरे से उनका दुख सुख शेयर करते थे। आज हमारे समाज में सब लोग की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपने घर, अपने पड़ोस के अलावा और किसी को कुछ नहीं जानते हैं। वो जानते भी नहीं कि उनकी कम्युनिटी में अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं आज 100 मीटर की दूरी पे और कितने ब्राह्मण रहते हैं, या कोई क्षत्रिय है 100 मीटर की दूरी पे कितने क्षत्रिय रहते हैं। ये कहीं ना कहीं, और मैं इसमें भी अगेन सोशल इंजीनियरिंग जो भारत में हुई है वो एक बहुत बड़ा एक रीजन है इसके पीछे, कि हिंदू समाज को धीरे धीरे, मतलब उसको हमेशा पुश किया गया कि नहीं, तुम कम्युनिटी में जैसे जैसे जो ये जाति व्यवस्था है, को हमारा जाति व्यवस्था जो थी, इसको कांग्रेस या बाकी दलों ने भुनाने की कोशिश करी, वोट बैंक की राजनीति बनाई, लेकिन हमारी जो जो कल्चर थे उसको भी इन्होंने पुश किया, उस कल्चर को भी हटाने की कोशिश करी। और इसकी वजह से लोग जैसे मंदिर जाते थे, जब कभी जनेऊ, आप अभी अभी मैं एक ट्विटर पेज फॉलो करता हूँ, हिंदू फोबिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और उन्होंने छोटी छोटी जो जो हिंदूज के अगेंस्ट में जो 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 इंसिडेंट्स होते हैं उसको वो हाईलाइट करते हैं, मैं एज अ न्यूज। अब सोचिए, एक लड़का है जो ब्राह्मण है और उसने अगर जनेऊ पहना है, उसकी जनेऊ को निकाल कर उससे सीटी की जो परीक्षा होती है वो देने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप जनेऊ नहीं निकालोगे तो सीटी की परीक्षा जो है वो नहीं देनी दी जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, वो लड़का जो जो जनेऊ पहन के आया है वो दोबारा नहीं पहनेगा जनेऊ, वो अपने नॉर्मल रूटीन में भी जनेऊ नहीं पहनेगा, राइट। तो ये एक छोटा सा इंस्टेंस, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ अपने व्यूअर्स को भी, कि इसी तरह से हिंदू समाज को बांटा गया, इसी तरह से हिंदू समाज को अपने कल्चर से दूर ले जाया गया, जिसकी वजह से लोगों का जो जो मन था, आस्था थी भगवान के प्रति या टेम्पल्स के प्रति, मंदिरों में जाकर वो इंटरेक्ट करता था लोगों से, वो धीरे धीरे खत्म होता गया। दूसरी प्रॉब्लम ये है हिंदू समाज के लिए कि पिछले 70 साल में हिंदू समाज, क्योंकि जैसे ब्राह्मण समाज, अगर हम सिर्फ बात करें जनरल कास्ट की, अगर मैं जाति व्यवस्था के हिसाब से बात करूं, जनरल कास्ट को हमेशा जो है एक ऐसा, उसको हमेशा जो है बताया गया कि यार ये लोग प्रोसिक्यूशन करते हैं तुम्हारे छोटे समाज के लोगों ने, तो इवॉल्व किया, जो जो जनरल कास्ट था वो इवॉल्व किया, और उसने क्या किया, उसने अपने आप को टाइप कर लिया, उसने अपने आप को ना एक छोटे से घर में बंद करके रख लिया कि यार मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं हूं ना। तो उसने अपने आप को घर के अंदर बंद कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो जनरल कास्ट वाले लोग तो मंदिर में नहीं जाते, अब तो बहुत कम जाते हैं, शायद कुछ लोग ही होंगे जो जाते होंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो जो अटैचमेंट था मंदिरों के प्रति, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो पावर होनी चाहिए वो नहीं रह गई, और इसकी वजह से हम अब वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसको फिर से रिवाइव करने के लिए ही तो आरएसएस, बजरंग दल और न जाने कितनी इस तरह की संस्थाएं हैं जो हिंदुओं को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसको भी डेमोनाइज किया जा रहा है।
तो आप समझ रहे हो ना ये पूरी पॉलिटिक्स कैसे रिवॉल्व करती है, किस तरह से किस चीज को अटैक करना है, आरएसएस को कंसिस्टेंटली अटैक करते रहो। आपको बिलीव नहीं होगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं बचपन में पापा से पूछता था अपने कि आरएसएस क्या है, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरे 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 पिताजी का भी जो जो आउटलुक था आरएसएस को लेके वो नेगेटिव नहीं था बट पॉजिटिव भी नहीं था। लेकिन आज की डेट में वो बहुत वो मतलब वो तो है ही है, मतलब वो आज की डेट में उनको समझ में आ गया है कि आरएसएस की महत्वता हमारे भारत में क्या है। समझ रहे हो आप? तो हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को डेमोनाइज़ किया गया, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम जो इकट्ठा होना चाहते, इकट्ठा होने की जो पावर थी, वो हमने मिस करी, और जिसकी वजह से आप और हम बैठकर ये बात कर रहे हैं कि फिर से हमें उसी जगह पे रिटर्न होना है। सॉरी, थोड़ा लंबा खींच दिया मैंने, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी था। नहीं, बढ़िया बोला था, बढ़िया, सही बोला। जी। तो एक जो बंगाल में हुआ है, इसको डिस्कशन के लिए क्लोज करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना, वो ये है कि डेमोग्राफी। और ये डेमोग्राफी की समस्या जो है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है। छोटे छोटे गाजा स्ट्रिप्स हमारे भारत में बहुत सारे हैं। इसके ऊपर क्या बोलना है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, अगर इन गाजा स्ट्रिप्स पे पुलिस का निरीक्षण लग जाए, आप देखोगे, आप बनारस से आते हो, बनारस में भी ऐसे कुछ इलाके हैं जो पॉकेट्स बन गए, गेटो जिनको कह लें, पॉकेट्स हैं जहां पे बेसिकली इस्लामिक लोग ही रहते हैं। वहां पे उन्होंने पूरा कैप्चर किया है, बहुत ही छोटे छोटे कंजेस्टेड सेटलमेंट्स में वो लोग रह रहे हैं। और ऐसे सेटलमेंट जो है ना सर, अगर पुलिस सही से जांच करे, या कभी कई मूवीज में भी दिखाया गया है कि किस तरह से क्राइम्स उन छोटी छोटी जगहों पे वो कितने बड़े क्राइम के सेंटर बन जाते हैं, चाहे वो मोबाइल चोरी हो, पॉकेटमारी हो, ये छोटे क्राइम से लेके बड़े बड़े क्राइम तक, चाहे वो आरडीएक्स देश में लाना हो या किसी तरह का भी कोई भी एक्सप्लोजिव देश में इंपोर्ट करना हो, वो इन एरियाज में जो लोग ऑपरेट करते हैं, इन एरियाज के जो डेंसिटी का फायदा लेते हैं, ऐसे एरियाज को अगर पुलिस ऑब्जर्व करने लगे, तो ऐसी बहुत सी गतिविधियां, बहुत सी इलीगल गतिविधियां, मैं कहता हूं 80% देश में जो क्राइम होता है या इलीगल गतिविधियां हैं, चाहे वो पॉर्न की सीडी से लेकर आपका नकली मोबाइल या नकली डीवीडीज बेचने वाले, या कोई भी नकली इक्विपमेंट बेचने वाले, इनफैक्ट यहां तक कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाले, इन सारे तरह के अपराधों पे लगाम कसी जा सकती है, सिर्फ अगर पुलिस चौकस तरीके से इन एरियाज को ऑब्जर्व करने लगे। बट ईशान, एक प्रॉब्लम और भी तो है कि एक मतलब अगर मैं इसकी बात करूं कि भारत में पर लाख लोगों में कितनी पुलिस होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं हमारे पास। तो जो आप बात कह रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट लेवल पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा। सर्वेलेंस के लिए आपको पुलिस में ज्यादा भर्तियां करनी पड़ेंगी। ये सब अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े इश्यूज है। ठीक है, अभी नहीं तो टेक्नोलॉजिकल हम लोग सर, टेक्नोलॉजिकल हम लोग एडवांसमेंट का यूज कर सकते हैं, ड्रोन चलवा सकते हैं, सीसीटीवी लगवा सकते हैं। मेन चीज ये है सर, एक ये पता होना चाहिए कि आप अंडर सर्वेलांस हो। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी कर्व होगी आपकी, आप कुछ चीजें जो खुलेआम चल रही है उन गलियों में, उन मोहल्लों में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी थमेगी, या ये डर जरूर बैठेगा कि कोई ना कोई हमें देख रहा है। अभी तो वो लोग वो सही गतिविधियां आराम से कर लेते हैं, और उन्हें पता है कि जिस जगह पे वो है वहां पे पुलिस भी नहीं घुस सकती। सही पुलिस बात को भी है। आने से पहले खूब बंदोबस्त करना पड़ेगा वहां पे, उनको हाथ लगाने से पहले। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें ड्रोन के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग इस तरह से, या मुखबिर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये करना जरूरी है, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और देश में जिस हिसाब से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो, उसको मॉनिटर करने के लिए ऐसे एरियाज में तो पुलिस को स्पेशल नजर रखनी ही चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के क्लोन को बना के हर स्टेट में बिठा दो। ये उत्तर प्रदेश में उतनी ही पुलिस है। अब उत्तर प्रदेश में जो सर्विलांस अभी पिछले 10 सालों में लगा है, वो वही सर्विलांस है। बस होता है ना कि भय बिन होए ना प्रीत।
तो उसमें ये हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो लीडर बैठा हुआ है उसका टोन क्या है, उसने क्या टोन सेट कर रखी है। यही पुलिस जो आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में हर वो चीज होती थी जो 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 कानून के खिलाफ थी, चाहे वो माफियागिरी हो, चाहे वो रोड पे लड़कियों को छेड़ने का मामला हो, चाहे वो ऐसी हमारे भाईजानों की जो गतिविधियां थी उसकी बात हो, तो हर चीज होती थी, राइट। यही पुलिस वाली थी, यही पुलिस वाले थे। और आज देखिए कि उत्तर प्रदेश न्याय व्यवस्था और बात करें कि सेफ्टी में दिन पर दिन ऊपर उठता जा रहा है। आई एम सॉरी। एक दो घटना को छोड़ दें तो मेरे ख्याल से यूपी की व्यवस्था अब काफी अच्छी हो गई है, सुधर गई है और लोगों का ट्रस्ट आना शुरू हुआ है। और अब तो आज के जो जो सिटीज हैं, जो स्पेशली जो उत्तर प्रदेश के जो बड़ी सिटीज हैं, वहां पे 10 11 12 बजे के बाद भी लड़कियां घूमने में सेफ फील करती हैं। वहां पे सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो जो माफिया लोग हैं वो कहते हैं कि उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए, उसमें ज्यादा वो सेफ है, बाहर घूमने में वो कंफर्टेबल नहीं है। तो बस एक लीडर से कितना फर्क पड़ जाता है वो योगी आदित्य जी ने दिखा दिया है। और कहीं ना मैं तो कहीं कहता हूँ सर, इन हाँ ऐसे ऐसे मोहल्ले जो हैं उनकी एक एंट्रेंस पे योगी आदित्यनाथ का एक कटआउट लगा देना चाहिए और एक एंट्रेंस पे हेमंत बिस्व शर्मा का कटआउट लगा देना चाहिए, और फिर जी देखिए क्या रहता है हिसाब किताब। डमी बैठ जाएगा उसमें भी भाईजान लोग तो डर ही हाँ, जाएंगे, ये तो बात पक्की है। आते जाते याद दिलाया जाएगा कि भैया यहाँ है, लोग हैं, थोड़ा संभल के रहना। सही बात है, सही बात है। तो डेमोग्राफी, अच्छा मैं एक छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि इस मतलब अगर सोशल मीडिया की भी बात करें या अगर हम बात करें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, इस मुद्दे को कभी उठाया नहीं गया। 3 साल पहले मैं केदारनाथ गया था, ईशान। और उस यात्रा में हम पैदल ही ऊपर चढ़ाई किया हमने, वो कुछ 26-27 किलोमीटर का ट्रैकिंग था। उसमें आपको बिलीव नहीं होगा कि 90% लोग जो खच्चर है ना, खच्चर जो चलाते हैं और ले जाते हैं, जो है लोगों को ऊपर ले जाते हैं, वो चलाने वाला वहां पे भाईजान लोग थे, ठीक है। और जो खच्चर लेके जाते हैं, मतलब अब भाईजान लोग के अंदर तो वो होते ही नहीं है ना, निर्ममता तो नहीं होती है। वो लोग बहुत बहुत जो है निर्मम होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो भांग खिलाते हैं खच्चरों को, और अ, उनको, ताकि वो तेज दौड़ सकें। और पर हेड वो शायद 7-8 हज़ार रुपए लेते हैं ऊपर ले जाने का, या 10 हज़ार रुपए लेते हैं। और जब वो खच्चर मर जाते हैं, क्योंकि पेट गर्म हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको फटीग आ जाता है और वो मर जाता है। तो उसको वो नीचे ही जो गंगोत्री बहती हैं उसमें फेंक देते हैं। तो ये है डेमोग्राफी का प्रॉब्लम कि हमारे मंदिरों के आसपास जो सर्विसेज दी जानी चाहिए वो भी हिंदू नहीं दे पा रहा है। आप बताइए कि डेमोग्राफी चेंज, उत्तराखंड की हालत आप देख लीजिए, क्या हालत हो रखी है वहां पे। मुझे बहुत चिंता होती है ये सब चीजें देखकर कि एटलीस्ट मंदिरों के आसपास तो सर्विस देने वाले लोग हिंदू हों। क्योंकि गंगोत्री में अगर खच्चर जो है, मरा हुआ खच्चर फेंका जा रहा है, तो आप देखिए कितनी शुद्ध हो रही हैं। जो सोर्स है जहां से हमारी गंगा नदी जो बनती है, उसके सोर्स पे ये हालत है। और ये मेरे आंखों देखा है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं सुनी सुनाई बात पे बात कर रहा हूँ। 90% लोग वहां पे भाईजान लोग हैं। और खच्चरों को जो है वहां पे भांग खिला के उनको दौड़ाया जाता है उस खड़ी पहाड़ी पे। और तीसरी चीज, जब वो खच्चर मर जाते हैं तो उनको गंगोत्री में फेंक दिया जाता है। तो ये हालत है। तो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है हमारे यहाँ, इस पे बहुत जल्दी एक्शन लेना ही पड़ेगा भारत सरकार को। और ये एक्सपेक्ट करना कि स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी, वो कभी नहीं होगा। जब जब बीजेपी की सरकार रहेगी, चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन जब बीजेपी की सरकार हमेशा नहीं रहने वाली है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार हमेशा नहीं लेने वाली है, तो कोई ना कोई पॉपुलेशन बिल जो है, इमिग्रेशन बिल तो आ ही गया है, पॉपुलेशन बिल
लाना पड़ेगा, एनआरसी करवानी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एनआरसी कराओ स्टेट्स में, क्योंकि उससे उसी के वही एक ऐसा है जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ का है, किसका क्या ओरिजिन है, और उसके बाद आप एक करके इमिग्रेशन बिल को यूज करिए जितना स्ट्रिंजेंटली करते हैं। बट डेमोग्राफी की समस्या एक ऐसी समस्या है जो प्रॉब्लमेटिक है भारत के लिए। आपको इसके ऊपर कुछ कहना है, क्लोजिंग कमेंट? डेमोग्राफी के ऊपर सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आपने बात कही है बिल्कुल सही बात है, और मैं ये मानता हूं कि सरकार सरकार का हिंदुओं के प्रति बस इतना सहयोग चाहिए मुझे, चाहे जो भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहे या चाहे बीजेपी की सरकार रहे। मैं बस इतना चाहता हूं कि हिंदू इतना सशक्त हो कि हिंदू कोई स्टेप अपने आप से उठाए और उसे कोई लीगल कंसिक्वेंसेस की या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर का कुछ सोचना ना पड़े। बेसिकली उसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा सहयोग मिले जब वो भी कोई भी कदम उठाए। हम नहीं चाहते कि हमारे लिए कोई नेता आवाज उठाए या ये वो उठाए, हम चाहते हैं हर एक हिंदू में इतनी ताकत हो कि कोई अगर उसके मंदिर के बाहर कुछ भी ऐसी गतिविधि कर रहा है तो हिंदू खड़ा होकर बोल सके और उसके साथ 20 हिंदू और पीछे खड़े हो सके, ताकि उस हिंदू को कुछ ना हो सके। और जब ये बातें फैले, इसमें कोर्ट, मीडिया, पुलिस ये सब इन्वॉल्व हो, तब हम सरकार से बस इतना सहयोग चाहते हैं कि हिंदू को एज अ डेविल ना दिखाया जाए, जो कि उसका परसेप्शन बना दिया गया है। हिंदू को यह दिखाया जाए कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा है, वो एक वीर है जो अपने कल्चर के लिए लड़ रहा है, अपनी स्वाभिमान के लिए उसने अपनी लड़ाई लड़ी है, रादर देन उसको विलन दिखाने के। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कई बार जो हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं, इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर। एक ड्राइवर थे ओला के जिन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की को, एक पाकिस्तानी लड़की अपने एक लड़की जो है भारतीय मूल की थी, विदेश में पढ़ती थी, और अपने पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड के साथ भारत आई और कैब में बैठ के भारत को लेके उटपटांग बातें कर रही थी। और इनफैक्ट उसका बॉयफ्रेंड भी कुछ बोल रहा था, जिससे गुस्सा के उस ड्राइवर ने उसको कन्फ्रंट किया और डांटा। और इनफैक्ट मतलब डांटने में उसकी लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो गई, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर मेरे देश को गाली देगा तो मैं भाषा गई तेल लेने, मैं उसका लिहाज नहीं रखूंगा, और कौन लड़की कौन लड़का उसका भी लिहाज नहीं रखूंगा अगर मेरे देश को, मेरी भारत माता को कोई गाली देगा तो। सही बात इसका अंजाम ये हुआ कि उस आदमी को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। ओला के लिए वो जॉब करता था या उबर के लिए जॉब करता था, टैक्सी राइडर थे, रुद्र श्याम उनका नाम है भैया का, उनको निकाल दिया गया। तो ये मैं नहीं चाहता कि देश में ऐसी चीज हो कि अगर हिंदू अपने देश के लिए कोई चीज कह रहा है या अपने धर्म स्थान के लिए कोई चीज कह रहा है तो उस पर ऐसे रिपरकशन होने लगे कि उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाए या उसके खाने के लाले पड़ जाए। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार से बस इतना सहयोग चाहिए। बाकी तो अगर सरकार इतना जरा सा सहयोग कर देगी ना सर, इस देश के हर एक हिंदू में इतना दम है कि फिर कोई भी हमारे धर्म का कोई खिलवाड़ नहीं मचा सकता। और इस धर्म के खिलवाड़ मचाने वाली बात पे ही आते आते सर, मैं अनुराग कश्यप की बात पे आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा जो उन्होंने टिप्पणी की है अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? कोई नई बात तो थी नहीं, आज अनुराग कश्यप बोल रहे हैं। कल पहले तो बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स और अपनी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तो आज हम क्यों रिएक्ट कर रहे हैं ज्यादा? जब सर मुझे लगता है ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक रहती है कि हिंदू इतिहास का या ऐसा कुछ अगर कर दे तो छोटे बजट की मूवीज भी खूब चल जाती है, क्योंकि इनको मीडिया वाले अभी बुलाएंगे, इनका साक्षात्कार लेंगे, इनको बैठा के पूछेंगे कि आपने क्यों बोला, क्या नहीं बोला। और जहां तक मुझे मूवी का पता है, महात्मा ज्योतिबा फुले पे और सावित्री बाई फुले पे उन्होंने मूवी बनाई है, अच्छी बात है, वर्ण व्यवस्था को लेकर उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। वो लोग महान लोग हैं, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने बात की, बनाने वाले की जो नीयत है वो उसकी बातों से दिख रही है कि किस पर्पस से इस मूवी को क्रिएट किया गया है। कैसे, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हिंदुओं को जात के नाम पे बांटा जाए और काटा जाए, तो ये मूवी जो है बांटने वाला काम करेगी और काटने वाला काम ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस के नेता लोग करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये अगेन एक जो ब्रॉड स्ट्रैटेजी है, मैं हमेशा पॉलिटिक्स को बहुत बहुत एनालाइज करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कनेक्ट्स द डॉट
करो और एक लॉजिकल रीजनिंग में समझ पाऊं खुद से, और खुद दूसरों को समझा पाऊं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई इवेंट ऐसा नहीं हुआ कि उनका बस अनुराग कश्यप का मन था, उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं ब्राह्मणों के ऊपर मूत्र विसर्जन करूंगा। ये प्लान का हिस्सा है दोस्त, ये पूरी प्लानिंग है। राहुल गांधी ने 2024 का जो चुनाव लड़ा, वो उसपे वो उन्होंने झूठ बोलकर लड़ा कि रिजर्वेशन खत्म कर देगी बीजेपी सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देगी वो बीजेपी सरकार। ये सब वहीं से शुरू हुआ, वो हुआ। उसके बाद उनको पता चल गया कि लेकिन और वो 99 सीट्स भी मिल गई उनको। तो इन लोग को लग रहा है ये एक सक्सेसफुल मॉडल है जो भारत में चल जाएगा। हिंदू भी थोड़े वही है ना कि एक तरफ हम लोग हैं जो अब हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे हिंदुओं को जुड़े रहना, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाली बात कर रहे हैं। वो एकदम अपोजिट उसकी बात कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे मुद्दों को खुरेदा जा रहा है भारत में, जो मुद्दे अब शायद जिंदा भी नहीं है। आप और हमने सेम कॉलेज में पढ़ाई करी है, हमने तो कभी जो है हमने तो मजहब नहीं देखा दोस्ती करने से पहले, करेक्ट। लेकिन आज तो मजहब नहीं देखा और जाति तो दूर की बात है। और मुझे नहीं लगता कि आज भारत समाज में जाति विसंगत है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। और अगर थोड़ी बहुत भी है वो गांव में है, वो भी इसलिए है क्योंकि वहां पे अभी तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाया है। वो इसलिए है क्योंकि वहां पे जागरूकता नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, अब आप चेन ऑफ इवेंट देखिए। कांग्रेस इंडिया अलायंस का 99 सीट पे आना एक झूठ की बदौलत की रिजर्वेशन है, तो उन्होंने उनको मनोबल मिला। अब वो धीरे 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 इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे और इस तरह की फूले जैसी मूवी भी आएंगी। और अनुराग कश्यप जैसे लोग जाति विसंगत जो हमारी खत्म हो चुकी है उस पर फिर से कुरेदने की कोशिश करेंगे, और ये आगे और बढ़ने वाला है। और इस यहीं पर हमारे हिंदू समाज को ये समझना पड़ेगा कि ये एक ट्रैप है जो फंसाया जा रहा है, ताकि बीजेपी की सरकार में जो हिंदुओं की एकता की वजह से बीजेपी की सरकार सेंटर में बन रही है या स्टेट में बन रही है, इसको तोड़ा जा सके। और 2029 में जब चुनाव हो तो उसमें इंडिया अलायंस फिर से वापस आए। और अगर इंडिया अलायंस वापस आ गई तो ये जितनी हम हिंदू एकता की बात कर रहे हैं ना, सबकी कमर तोड़ी जाएगी। आपका और मेरा जो यहाँ पे बैठ के हम बात कर रहे हैं ना, ये चैनल भी बंद हो जाएगा। आप जो रील्स बनाकर लोगों को अवेयर करा रहे हैं ना, वो भी बंद हो जाएगा। ये होने वाला है। मैं व्यूवर्स को बता दूं, ये ना हो इसके लिए एक है तो सेफ है, और बटेंगे तो कटेंगे के का जो सूत्र दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने और नरेंद्र भाई मोदी जी ने, इसको अपने अंदर बिठा लीजिए। इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं है। अगर ये सूत्र में हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तभी ये भारत बचेगा, तभी हमारा धर्म बचेगा, सनातन बचेगा। तो ये है मेरा कमेंट जो आपने बोला कि कैसे आप देखते हो। तो अगर इसको मैं पॉलिटिक्स के टर्म में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्योर पॉलिटिक्स है, इसमें कोई वो कहने की बात नहीं है कि बस ये हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। ये चेन ऑफ इवेंट्स है जो होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। अभी आज ही आप देखो माफ करिएगा, कांग्रेस भारत में जो ये तोड़ो और राज करो का नारा अंग्रेजों ने दिया था, भारत के संस्थापक एओ ह्यूम ने जो है इस बटोगे सॉरी माफ करिएगा फूट डालो और राजनीति करो जैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करवाया। वही कांग्रेस आज जैन मंदिर के टूटने पे ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है। आज उनको जैन मंदिरों से बहुत ज्यादा लगाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी को जो है घिराव करने की कोशिश की जा रही है कि देखो नरेंद्र मोदी जी जो है माइनॉरिटी के अगेंस्ट में है। ठीक है। यही वो कांग्रेस है जब राहुल गांधी जी जो है दत्तात्रेय ब्राह्मण बने बैठे हुए हैं। यही वो कांग्रेस है जिसने भारत में हिंदुओं को दोयम दर्जे का जो है नागरिक बना के रखा अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और आज वो सारे काम कर रहे हैं जो हिंदू समाज बोलता था उनको करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए वो करने पे मजबूर हो गए। और वो सब कुछ करेंगे सत्ता को पाने के लिए, क्योंकि वो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते।
जी, शान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप इसके ऊपर? नहीं, इस पे तो नहीं इस वक़्त कुछ कहना है। लेकिन वही था, अनुराग साजिश वाला ही कश्यप था और बाकी तो अनुराग कश्यप अच्छी मूवी बनाते थे। एक एक दौर था जब उनकी उनकी फैन फॉलोइंग में शायद मैं भी था। लेकिन उन्होंने जो ये सेंटेंस बोला है, देखिए मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मेरे अंदर सहनशीलता भी ज़्यादा है। ये भी आप भी मानते होंगे कि और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप सब लोग फूले मूवी देखिए, सबको देखनी चाहिए फूले मूवी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वो बना रहा है मूवी, उसकी इंटेंशन, जो आपने एक बात बोली कि उसकी इंटेंशन कितनी सही है, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अनुराग कश्यप की इंटेंशन गलत है और उस इंटेंशन की वजह से अगर इस समाज में आग लगेगी तो मत देखिएगा। अगर आपको 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 जाति व्यवस्था में लगेगा कि यार जाति व्यवस्था जो है भारत में है जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रताड़ना हुई, बिल्कुल हुई होगी, मैं मान रहा हूं। और उसकी तरफ उस चीज की वजह से मैं एटलीस्ट मैं माफी मांगता हूं कि अगर मेरे पूर्वजों ने कभी ऐसा कुछ किया होगा तो उसके लिए मैं जो है सबसे माफी मांगता हूं। लेकिन लेकिन भारत को अब ये चीज नहीं है। अब भारत में एक ही चीज है, वो जो जरूरत है वो है हिंदू एकता। अब भारत का नुकसान तभी नहीं होगा, भारत का नुकसान उसी केस में नहीं होगा जब हम एक होंगे। तो आप सबसे विनती है व्यूवर्स से कि अगर हमारे पूर्वजों ने आपके लिए कुछ गलत किया होगा आपके पूर्वजों के साथ, तो उसकी तरफ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ अपने एटलीस्ट फैमिली की तरफ से। लेकिन आगे के लिए हिंदू एकता बनाए रखिए। मूवी देखना है देखिए, मूवी नहीं देखना है मत देखिए, लेकिन भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए आप प्लीज 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 हिंदू एकता बना के रखिए। जी ईशान जी। सर मैं वही बात कहूँगा जो आपने बात कही हिंदू एकता की बात, जैसे आपने कही, मैंने इस कन्वर्सेशन के दौरान एक बार मुसलमानों का एक कम्युनिटी लेवल का एग्जांपल दिया, एक जैन समाज के हमारे कम्युनिटी लेवल का एग्जांपल दिया। अगर मैं दुनिया भर की बात करूं तो वही बात है कि मुसलमानों को पता है वो एकजुट है, उनका अल्लाह में मानना है, उनको एक साथ रहना है, या उनका एक मकसद है गजवाए दुनिया क्रिएट करना। तो और अगर यहूदियों की हम बात करें तो यहूदी भी एकीकृत है, उनको पता है कि हाँ उनका दुश्मन कौन है। यहूदी सारे एक साथ रहेंगे, मिलजुल के एक साथ रहेंगे। सिखों का के अंदर वो चीज है कि वो एक कम्युनिटी लेवल पे बहुत अच्छा ऑपरेट करते हैं, अपने यहाँ किसी को भीख मांगने नहीं देते। कोई भी सिख आपको पगड़ी पहना हुआ भीख मांगते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि खाने पीने और रहने का इंतजाम तो उन्होंने अपने गुरुद्वारे तक में कर दिया है कि आप आइए वहां गई खाने पीने और इसके लिए आपको तो नहीं करने की जरूरत, तो भीख मत मांगना पगड़ी पहन के। जैन समाज की हमने यूनिटी देख ली कि कैसे जब मंदिर की बात आई तो जैन समाज पूरा इकट्ठा हो गया। वही मुझे लगता है कि हिंदुओं को सीखने की जरूरत है। आप दुनिया के सबसे पुराने धर्म हो और टाइम के साथ चीजें इवॉल्व होती है। कभी जाति व्यवस्था थी और अगर तिल भर की जाति व्यवस्था थी तो उसे ताड़ भर कर बनाया गया है, दिखाया गया है। और मैं ये नहीं मानता कि जाति व्यवस्था कभी नहीं थी। हाँ, होगी ही, तभी ऐसी चीजें हुई, तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा फुले जैसे लोगों की समाज में जरूरत पड़ी। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है समाज बदलता जाता है। आज वो चीजें नहीं है। आज हमारे ऐसे समाज के लोग जिनको लगता है कि वो अपेक्षित है, तो उन्हें कानून की तरफ से बहुत सी प्रोटेक्शन मिलती है जिसका वो इस्तेमाल भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जाति व्यवस्था का तो कोई औचित्य उतना रह नहीं गया है। लेकिन वही बात है कि इसको इग्नाइट किया जा रहा है, इस इमोशन को, इस जात प्रथा को इग्नाइट किया जा रहा है हिंदुओं में। और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ये रियलाइज करती है कि एक यूनिफाइड हिंदू वोट बैंक जो है वो भाजपा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज के टाइम पे जो लोअर मिडिल क्लास जो है, या जो जिनको कह ले लाभार्थी जो सेक्शन है, जो सरकारी स्कीम का फायदा उठाता है, वो भाजपा की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इन गरीबों को, इन हिंदुओं को बेसिकली कांग्रेस डिकोड करना चाह रही है, चाह रही इनको अट्रैक्ट किया जा सके अपनी तरफ एज अ वोट बैंक। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि भाई हिंदुओं को ये बताओ कि तुम गरीब हो और आर्थिक स्थिति आपकी खराब है,
ये तो चीजें चलती रहेंगी। आर्थिक स्थितियां तो भाजपा भी जब आई थी तो उसने भी बहुत से प्रॉमिस किए थे, कांग्रेस भी आज के टाइम पे बहुत से प्रॉमिसेस करेगी, और क्या फुलफिल करती है वो बात की बात है। लेकिन इनका दूसरा पर्पज जो है, एक गरीब दिखाना, दूसरा जो इनका तरीका है कि हिंदुओं को बांटना है जात के नाम पे या किसी विकास सेंसस के नाम पे, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं खतरनाक है कि ऐसे मतलब भारत को तोड़ने वाले लोग सत्ता में आ जाएंगे, सिर्फ इसलिए नहीं, हिंदुओं को अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना चाहिए। हिंदुओं को यह सोचना चाहिए कि ये जो भूमि है वो एक मात्र भूमि है अब तुम्हारे पास जहां पे तुम रह सकते हो। अगर मान लो तुम्हें यहां से निकाला जा, ऐसे हालात आ गए कि तुम्हें ये जमीन छोड़ के जानी पड़ी, तो तुम कहां जाओगे? तुम क्या हिमालय पार करके चाइना की तरफ जाओगे, या कश्मीर की पहाड़ियां पार करके पाकिस्तान की तरफ पलायन करोगे, अफगानिस्तान की तरफ पलायन करोगे, या समुद्र में डूब मरोगे? ये हिंदुओं को बहुत क्रिटिकली सोचने की जरूरत है कि इफ नॉट इंडिया देन वेयर। Then where? यही Exactly. एकमात्र भू यही एकमात्र भूमि है जो हिंदुओं की है। अगर आज हिंदुओं ने ये रियलाइज नहीं किया, तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को सोचना चाहिए, सीखना चाहिए यहूदियों से कि कितने कम लोगों को होकर भी उन्होंने अपने आप को इतना बेहतरीन बनाया है कि कोई उनके छोटे से स्टेप की तरफ भी आंख उठा के नहीं देख सकता। और हिंदुओं Never. को उतना रहना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, अपने वेदों के ऊपर, अपने कल्चरल एडवांसमेंट के ऊपर ऊपर एनहांसमेंट के ऊपर, अपने बेसिकली अपने बच्चों को अपनी प्रथा सिखाने, अपने कल्चर सिखाने पे, बेसिकली हम लोग को अपने कल्चर पे प्राउड फील होना चाहिए। वो सारी चीजें करनी चाहिए हिंदुओं को, ताकि हिंदू कहीं डिवाइड ना हो। ये समझना बिल्कुल चाहिए हिंदुओं को। और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की पार्टीज को हटा के भी बात करें, हिंदुओं को इन जनरल एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये आज समय की डिमांड है कि आप एकजुट हो। करेक्ट। इजराइल इजराइल के लोगों का एक मोटो है, उसका नाम है नेवर अगेन। सो नेवर अगेन ये कहता है कि अ, अब ये धरती कभी डिवाइड नहीं होने देंगे, मतलब इजराइल की जो धरती है इसको कभी डिवाइड नहीं होने देंगे, और जो हिटलर ने किया वो फिर से कभी दोबारा नहीं होगा। और सिर्फ इस मोटे पर चलते हुए वो आज दुनिया की एक सबसे शक्तिशाली माइनॉरिटी कंट्री है। यहूद इस दुनिया के सबसे कम माइनॉरिटी, अगर कंट्रीज में देखा जाए तो माइनॉरिटी सबसे, यहूदों को माइनॉरिटीज ही बोलेंगे, राइट? क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, और उसमें सिख ईसाई में, अगर सिख और यहूदों में देखा जाए तो यहूदी बहुत कम है। लेकिन नेवर अगेन की जो पॉलिसी पे चल के उन्होंने अपने देश को बनाया है, अपने देश की अखंडता संप्रभुता को बनाया है, सामने वाले को, ये पूरे 52 अरब देशों को ये बता दिया है कि दोस्त दोबारा नहीं हो सकता, अब एक बार हुआ था, अब दोबारा नहीं हो। तो खैर ये भारत में इसकी शुरुआत तो हो गई है, और कब तक होगी इस पूरे जो मुझे जो एक लगता है ईशान की, हिंदू एकत्रित हो गए, अभी बहुत सा हिंदू जो है अब इकट्ठा होने लगे हैं। एक जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सेकुलर हिंदू, ये कैंसरस हो गए हैं। हमारी अखंडता को अगर, हिंदू अखंडता को अगर जो है कोई चैलेंज कर रहा है वो है सेकुलर हिंदू। इसका कुछ सोल्यूशन है? सेकुलर हिंदू से कैसे इजात जो है मिलेगी हिंदू समाज को? कुछ कहना देखिए सर, चाहेंगे? कॉकरोच का वही इलाज होता है कि कॉकरोच को पहचानो और चप्पल से पट्ट करके मार दो। तो सेक्युलर हिंदू जो है वो हमारे जो हिंदुओं के घर है उसमें कॉकरोच जैसे ही हैं, जो ना किसी काम के हैं, बस गंदगी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोग का तो वही इलाज है कि इनको बेड ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और मैं बहुत विदाउट एनी फिल्टर ये बात कहता हूं कि हाँ, इनका यही इलाज है। क्योंकि अगर मैं मान लो इंटरनेट पे ध्रुव राठी या आज के टाइम पे वो जो रेंटिंग गोला है इनको देखता हूं, तो मुझे खूब इरिटेशन मचती है कि यार यही लोग हिंदुओं को 100 गाली देते हैं, और वही मुसलमान की बात आ जाती है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। जी। इनके वर्ड फिल्टर होने लगेंगे, ये हर बात पे कहने लगेंगे कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं। और वही हिंदुओं की अगर कोई बात होगी तो गाली भी निकलेगी इनके मुंह से,
ऊट-पटांग कुछ वो भी निकलेगा, कॉमेडी भी निकलेगी, सारी तरह की चीज़ें होंगी। तो जब हिंदुओं की भावना आहत करनी होती है तो इनको एक बार भी विचार नहीं करना होता है। और जब वहीं किसी और के बारे में कुछ बोलना होता है तो 100 चीज़ें इनके दिमाग में रहती हैं, 100 तरह की बातें रहती हैं कि ये ना बोल दूँ, वो ना बोल दूँ, यहाँ किसी को कोई ऑफेंसिव ना लग जाए कोई बात। हिंदुओं के लिए वो नहीं है, तो हिंदुओं को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज के टाइम पे धार्मिक हिंदुओं को तो एकजुट होने की ज़रूरत है ही है। अगर मान लीजिए भारत के 80% हिंदू हैं आज और उसमें से 40% भी धार्मिक है, तो ये बहुत बड़ी संख्या है हमारी और हमें इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, अपनी डिमांड को बहुत अच्छे से हर चीज़ को अपने बहुत अच्छे से रखना चाहिए। हिंदू समाज के सुधारों पे हमें ध्यान बहुत केंद्रित करना चाहिए। एज़ अ हिंदू सोसाइटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए। फिर चाहे हमें स्वामी विवेकानंद जी का रेफ़रेंस लेना पड़े, उस आधार पे हम सोसाइटी बनाएँ या जैसे भी करें, बेसिकली एक कम्युनिटी हमें बिल्ड अप करने की ज़रूरत है। आई थिंक गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों पर बहुत सारे पॉलिसी लेवल पे चेंजेस लाना शुरू कर दिए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जहाँ पे हिंदी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्टेट में। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे जो ये जो मुगल पीरियड वाला जो पूरा बखान लिखा हुआ है हमारे किताबों में, उसको धीरे-धीरे हटा। जो सबसे बड़ा रीज़न है बाय द वे सेक्युलर हिंदू बनाने का, वन ऑफ द कोर रीज़न कि इनको मुगल्स की जो 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 उपलब्धियाँ हैं ना, उसको बहुत पैट्रनाइज़ करते हैं ऐसे लोग, तो वो कहीं न कहीं उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, गुरुकुल की बात अब होने शुरू हो गई है। गुरुकुल्स अब बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप ज़मीनी हकीकत पे जाएँ तो गुरुकुल भारत में बनना शुरू हो गए हैं और उसी गुरुकुल में मॉडर्न एजुकेशन प्लस जो हमारी आध्यात्मिक विद्याएँ हैं, उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और करेंगे। और मुझे लगता है इसको आप और हमें कहीं न कहीं, हम और आप जैसे लोग अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे ऐसे स्कूलों में, तो शायद धीरे-धीरे हम ये जो हमारी यूनाइटिंग फैक्टर होते हैं ना, ये सारे छोटे-छोटे यूनाइटिंग फैक्टर होंगे। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सेक्युलर हिंदू से को हमें काउंटर्स देने पड़ेंगे। सेक्युलर हिंदूज़ को हमें अपने आर्गुमेंट से चुप कराना पड़ेगा। सेक्युलर हिंदू से हमें डिबेट करनी पड़ेगी। वो भले आपसे डिबेट करना चाहें, वो नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनके पास तर्क नहीं है। वो कुतर्कों से आपको जो है आपको वो कुतर्क देंगे, आपको तर्क देना होगा। उस तर्क को देने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको आपको बोलना सीखना पड़ेगा, आपको प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेनस्ट्रीम मीडिया हो। अगर आप स्ट्रीट पावर बन के रोड पे खड़े होके अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो आप उसको करिए। लेकिन सेक्युलर हिंदूज़ को हमें हर तरफ से काउंटर देना पड़ेगा और उसके लिए हमें और आपको अध्यात्म भी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमने अपनी सही हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी और उसके लिए हमें राजनीति, भले हम ना हो लेकिन राजनीति को समझना आना चाहिए, तभी हम उनको जवाब दे सकते हैं। तो अच्छा डिस्कशन हुआ ईशान। वही होता है हर बार कि 1 घंटे कम पड़ जाते हैं, लेकिन यूट्यूब 1 घंटे के ऊपर फिर शायद उतना प्रमोट ना करे, तो इसलिए जो है ज़रूरी है कि अपने डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले संडे को हम फिर से मिलेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट उस वीक की टॉपिक्स होंगे दोस्तों, तो वो हम अपने चिर परिचित ईशान जी के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर हर महादेव।